हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारी सी इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग की क्लास में दोस्तों, जिसमें हम अमलगमेशन चैप्टर का डिस्कशन कर रहे थे। अमलगमेशन में हम परचेज कंसिडरेशन पे थे और उसमें बहुत सारी वैरायटी देखी। हम देखा परचेज कंसिडरेशन में कॉन्सेप्ट होता है इंट्रिंसिक वैल्यू का, जिसका मतलब होता है कि आप नेट एसेट वैल्यू पे शेयर ले रहे हो। आप बताइए इंट्रिंसिक वैल्यू किसकी निकालते हैं, परचेजिंग कंपनी की या सेलिंग कंपनी की? ऑब्वियस सी बात है, सेलिंग कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू यानी नेट एसेट वैल्यू उसकी पीसी कहलाती है, उसका परचेज कंसिडरेशन कहलाएगा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमें वेंडर कंपनी का भी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना। वेंडर कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू क्यों निकालते हैं? जब आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि पीसी इज टू बी डिस्चार्ज्ड इन द रेशियो ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यूज, यानी कि जो वेंडर कंपनी है उसका शेयर भी क्या किया जाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू पर मेजर किया जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो सेलिंग कंपनी है उसके शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू पीसी है, और परचेजिंग कंपनी, वेंडर नहीं सॉरी, परचेजिंग कंपनी के नेट एसेट्स की वैल्यू माइनस इक्विटी सॉरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्लेम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से हमें पता पड़ेगा कि कितना वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर है, किसका, बाइंग कंपनी का। और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें नंबर ऑफ शेयर्स उसे कितने इशू करें। तो इंट्रिंसिक वैल्यू, बुक वैल्यू सिमिलर मेथड्स हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू में हम फेयर वैल्यूज कंसिडर करते हैं। फिर हमने देखा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको पीसी निकालना होता है, पर वो क्वेश्चन अमलगमेशन के होते हैं, जिसका मतलब एसेंशियली ये होता है कि यहाँ पे आपको अमालगमेशन का डिस्कशन करना होगा। मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, यानी दो कंपनियां मिलके क्या बन रही है, एक तीसरी कंपनी बन रही है। एक बार कंफर्म करो बेटा, सब आवाज वगैरह सही आ रही है? ऐसी सिचुएशन में जहां पर दो कंपनियां मिलके तीसरी कंपनी बन रही है, वहां पर दो पीसी निकालना पड़ेंगे दोनों सेलिंग कंपनी के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू सी में सी परचेज कंसिडरेशन और बी के शेयर होल्डर्स को देगा। तो सवाल ये उठता है कि और बी के शेयर होल्डर्स को पीसी कैसे दिया जाएगा? तो यहाँ भी नेट पेमेंट मेथड हो सकता है, नेट एसेट मेथड हो सकता है। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, एक्सेप्ट कुछ क्वेश्चन साइलेंट होते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन क्लियरली नहीं देते, तो हमें उसमें कुछ चीजों को रीड करना पड़ता है, समझना पड़ता है। वील हैव टू रीड थिंग्स इन बिटवीन द लाइन एंड वील हैव टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट इट लाइक दैट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, तब क्या होता है? तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया ए बी मिलके एक्स बन रहे हैं, दोनों के नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं और बोला इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर देना है, तो आप सिर्फ एक्स के दोनों के इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर दे दोगे। ए और बी मिलके एक्स बन रहे हैं और बोल रहे हैं इक्विवेलेंट शेयर्स देंगे 15 रुपये पर शेयर पे, तो आप सेम नंबर ऑफ शेयर्स दोगे, लेकिन उसे इशू किया जाएगा 15 रुपीज़ पे। तो पीसी आपका इस केस में 100 शेयर इंटू 15, 1500, 1500 और 3000 हो जाएगा। तीसरी सिचुएशन में आपको दोनों के शेयर्स दिए गए हैं और साथ ही साथ में आपको दोनों का क्या दिया गया है, चलिए। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि अमलगमेशन में आपका पीसी कैसे निकलता है। कुछ तकनीकी समस्या आई तो एक बार वापस से तो यहाँ पे आपने देखा कि अमलगमेशन में पीसी निकालने के लिए आपको क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंटली देखना है कि हमें कैसे इंटरप्रेट करना है। जैसे फर्स्ट केस में कुछ नहीं कहा है तो आपको जो शेयर है उतने शेयर इशू कर दो, किसको, ए और बी को। सेकंड में बोला है कुछ भी नहीं, पर बोला है हाँ हमारे शेयर नई कंपनी एक्स लिमिटेड 15 पे इशू कर रही है, तो उनको जितने शेयर है उतने इशू कर दो, क्योंकि इक्विवेलेंट बोला है, पर इंटू 15 वैल्यू कर। थर्ड में दोनों कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स दिए और दोनों कंपनी की नेट एसेट वैल्यू दी और बोला है रिक्विजिट नंबर ऑफ शेयर को। तो जब भी रिक्विजिट होता है तो इंट्रिंसिक वैल्यू में शेयर इशू करते हैं। तो एक के पास 5000, एक के पास 6000 है इंट्रिंसिक वैल्यू, तो 500 और 600 शेयर 10 रुपये के इशू कर दो, क्योंकि इशूड प्राइस 10 रुपये अग्रीड है। पर अगले केस में बोला है रिक्विजिट नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ 10 ईच इशू करिए, पर टोटल शेयर कैपिटल 550 रहेगा। तो यहाँ पे फिक्स है पीसी 550 शेयर्स यानी 5500 है। अब अलोकेशन के लिए आपको 5000 और 6000 का 5:6 का रेशियो लेना है। अगले केस में बोला है फिक्स है 550 पीसी होगा, बट आपको बोला है वोटिंग राइट मेंटेन करना है, तो वोटिंग राइट पहले 100 और 200 शेयर्स थी, तो 1:2 के रेशियो में बांटना है।
यानी ऐसे हर क्वेश्चन आपके लिए अलग हो सकता है, आपको क्वेश्चन पढ़ के इंटरप्रेट करना पड़ेगा उसमें क्या माना। जैसे हमने जो क्वेश्चन किया था नीले गगन के तले, इसके अंतर्गत तो और ही अलग कंसेप्ट था। यहाँ पे पीसी में बोला था कि इक्विटी शेयर इशू करेंगे जो प्रॉफिट के आधार पे होंगे, और प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे जो एक रिटर्न कमा के देंगे, और पीसी क्या होगा, वो जो दोनों आप इशू कर रहे हो उसका सम टोटल। तो ये सारा डिस्कशन करके आपको क्या समझ में आ गया कि पीसी दोस्तों अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है और उसका कोई एक सेट स्टैंडर्ड नहीं है। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे परचेज कंसिडरेशन के क्वेश्चंस की, आपको उतनी वैरायटी देखने को मिलेगी। बट आपको बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, और वो ये है कि हर क्वेश्चन अपने आप में नया है। हेलो। तो हर क्वेश्चन नया है, तो आपको बिना कोई अजम्पशन के साथ क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है कि इसको कैसे इंटरप्रेट करके सॉल्व करें। तो ये सब डिस्कस करने के बाद अब अपन आते हैं वापस से अपनी प्यारी ब्रह्मास्त्र पे, और इस प्यारी ब्रह्मास्त्र में क्या करेंगे। चलिए तो चलो बुलावा आया है, ब्रह्मास्त्र ने बुलाया है। तो ब्रह्मास्त्र में हम पीसी का डिस्कशन कर रहे थे, ये क्वेश्चंस हमने देखे और इसी के साथ अब पीसी का डिस्कशन यहीं पर फुल स्टॉप लगता है, क्योंकि अब हम जो डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं वो क्या है, अदर देन पीसी दूसरी जो चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा व्हाइल यू डू अकाउंटिंग। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। तो हमने दो मेथड डिस्कस किए, परचेज और पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट, और अभी हमारा पूरा डिस्कशन किसके ऊपर चल रहा है, परचेज मेथड। तो परचेज मेथड में जो जो चीज़ें हमने पढ़ी है ये यहाँ पे सब लिखी हुई है, एक रिकैप करते हैं। असेट्स और लाइबिलिटी, द आइडेंटिफाइबल असेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। एब्जॉर्प्शन है तो ट्रांसफरर कंपनी एक होगी यानी सेलिंग कंपनी, ये कंपनीज हो जाएंगी, अगर अमलगमेशन है तो एक से ज़्यादा हो जाएगी। Should be incorporated on the basis of their fair value at the date of amalgamation or existing carrying amount where fair value is not available। तो इसका मतलब क्या है तो दोस्तों अब आप इसको ऐसे समझोगे, थर्ड डिस्कशन था हमारा परचेज कंसिडरेशन का, अब आपको लेके आ रहे हैं फोर्थ डिस्कशन, जिसका हेडिंग क्या देंगे हम, परचेज मेथड की अकाउंटिंग प्लस उसके साथ उसकी दूसरी टिप्स। तो ये पहले क्या कह रहे हैं कि भाई आपको क्या करना है, आपको सामने वाली कंपनी की एसेट्स लेना है, आइडेंटिफाइबल एसेट, ये पूरा इन्होंने समझा रखा है कि कैसे होगा, कई सारे स्पेशल एडजस्टमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, और फिर उन सब के बाद में उन्होंने क्या बताया है कि इन चीज़ों का आप ख्याल रखोगे, एंड देन फाइनली जर्नल एंट्रीज किस तरह से करी जाएगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग में जर्नल एंट्रीज पढ़ने की बजाय कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो हमें याद रखना है वो डिस्कस कर रहे हैं। क्या स्पेशल पॉइंट चाहिए, सबसे पहले परचेज मेथड में आप एक चीज़ का ख्याल रखेंगे कि अगर एब्जॉर्प्शन है तो we will have to compute one PC as there is one selling company, transferor company, जो भी कहना है। बट अमलगमेशन के केस में हमें दो या दो से ज़्यादा पीसी निकालना पड़ेंगे एज देर इज टू और मोर सेलिंग कंपनीज। मोर कैसे हो सकती है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड प्लस सी लिमिटेड मिलके एक्स लिमिटेड बन गए, तो तीन हो गए। तो ये तो हमने डिस्कस किया है। दोनों ही केस में क्या, असेट्स और लाइबिलिटी ट्रांसफरर कंपनी सेलिंग कंपनी की सारी ली जाएगी। तो स्पेशल टिप्स रिलेटिंग टू असेट्स, ऑफ
सेलिंग कंपनी। सबसे पहले आप ये समझ लें कि ऐसा जरूरी नहीं है कि परचेजिंग कंपनी सारे की सारी एसेट्स ले। इनफैक्ट आप असेट्स और लाइबिलिटीज दोनों एक साथ भी डिस्कस कर सकते हो। सॉरी, नियम दोनों के एक जैसे ही है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मैं किसी कंपनी को एक्वायर कर रहा हूं तो मैं उसकी सारी एसेट और लाइबिलिटी, ऐसा हो सकता है कि मैं कंक्लूड करूं कि भैया मुझे सारी एसेट्स नहीं चाहिए या सारी लाइबिलिटीज नहीं चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि मैं जिस कंपनी को खरीद रहा हूँ मैं ये कह दूं कि भैया उसका कैश बैलेंस मुझे नहीं चाहिए, वो खुद अपने शेयर होल्डर को बांट दे, उतना मैं पीसी कम कर दूंगा। तो वी मे टेक ऑल असेट्स, वी मे नॉट, वी मे टेक ऑल लाइबिलिटीज, वी मे नॉट। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, we should assume that all identifiable assets and liabilities are taken over. अब ये आइडेंटिफाइबल एसेट का मतलब क्या होता है? असेट्स अदर देन गुडविल ऑफ सेलिंग कंपनी को आइडेंटिफाइबल एसेट्स कहते हैं बेटा। उसकी अगर गुडविल आ रही है तो उसके अलग डिस्कशन होगा, उसके अलावा आप अज्यूम कर लीजिए कि हम सारी एसेट्स और लाइबिलिटी ले लेंगे। कब? अगर क्वेश्चन साइलेंट है। आगे किस वैल्यू पे लेंगे? तो assets and liabilities that are taken over should be measured at, अब तो इतनी बार बोल दिया बता दो, agreed value, if not available, fair value, if not available, book value, जिसे कैरिंग अमाउंट बोलते हैं। कई बार डिस्कस कर लिया अपन। अब ऐसा हो सकता है, अच्छा इसमें एक और चीज हमने डिस्कस की थी, नोट करना है तो कर ले। fictitious assets are assumed to have nil fair value, hence they are not taken over। क्यों? क्योंकि आप अगर उसे ले भी लोगे, क्योंकि उसकी फेयर वैल्यू जीरो है, तो आप कितने पे रिकॉर्ड करोगे? जीरो पे, यानी इफेक्टिवली बुक्स में आएगा ही नहीं। तो फिक्टिशियस एसेट्स आपके छूट जाएंगे। कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिकली कह सकते हैं that cash balance of selling company is not taken over, या फिर creditors are to be first settled by selling company।
In such cases, these assets or liability will not form part of, बोलो, net assets acquired. सही बोल रहा हूं? ये सब आपकी नेट एसेट का पार्ट नहीं बनेंगे, ड्यू टू द सिंपल रीजन कि वी आर नॉट टेकिंग इट ओवर. तो भाई अगर मैं कोई चीज ले ही नहीं रहा हूं तो मैं उसके पैसे क्यों दूंगा? सीधी सी बात है यार. अपन एक होटल में जाते, वहां पे रूम लेते तो रूम के पैसे देते. रेस्टोरेंट में जाते, खाना देखते, बुफे लगा हुआ है पर खाते नहीं है तो पैसे थोड़े ना देंगे. सेम इसी तरह से कंपनी अपन ने ली है और अपन ने बोला है कि भैया हमें आपका कैश एंड बैंक नहीं चाहिए, तो उसके पैसे भी नहीं देंगे, कंपनी भी नहीं लेंगे. तो जो लेंगे उसी के पैसे देंगे. तो नेट एसेट में वही आएगा जो हमने लिया है, वेदर इट इज एसेट्स और लाइबिलिटीज. तो एसेट्स और लाइबिलिटी सेलिंग कंपनी की आप इन लॉजिक्स के आधार पे ले. अब अगला सवाल आता है, एक बहुत बड़ा सवाल विद रिस्पेक्ट टू गुडविल. ये क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है तो एसेट्स और लाइबिलिटी ऑफ सेलिंग कंपनी तो बताएं. ये जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं इसमें क्या क्रक्स पॉइंट है, मेन पॉइंट है जो हम यहाँ पे डिस्कस किए, वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ. कैश एंड बैंक बैलेंस, fictitious assets, valuation at which they are taken, और क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन व्हाट इज टेकन ओवर. ठीक है, अब आते हैं गुडविल पे. देखिए, गुडविल अगर पीसी नेट पेमेंट मेथड है तो बैलेंसिंग फिगर होगा पीसी माइनस अदर नेट एसेट एक्वायर्ड. लेकिन अगर पीसी नेट एसेट मेथड है तो गुडविल पे भी वही रूल लगेगा. हम उसे अग्रीड वैल्यू पे ले लेंगे, नहीं है तो उसकी जो भी फेयर वैल्यू निकाली जा सकती है, अगर कुछ है तो वो ले लेंगे, नहीं तो फिर उसे हम कैरिंग अमाउंट पे लेंगे. पर यहाँ पे एक चैलेंज है जो हम डिस्कस करेंगे. क्या चैलेंज है? देखिए, यूजुअली क्वेश्चंस में गुडविल अगर ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स में आ रही है तो उसे इग्नोर कर दिया जाता है, अनलेस स्पेसिफिकली क्वेश्चन बोले. इसका मतलब नॉर्मली क्या किया जाता है, जो गुडविल ऑलरेडी बुक्स में आ रही है उसे फिक्टिशियस असेट माना जाता है. यानी नेट एसेट मेथड में गुडविल को आप किस पर मेजर करोगे? अग्रीड वैल्यू है तो वो, फेयर वैल्यू गिवन है तो वो, नहीं है तो फिर या तो आप उसे नील पे लोगे या कैरिंग अमाउंट पे लोगे. ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, बट आपका पहला प्रेफरेंस होगा कि आप उसे नील अमाउंट पे मेजर करोगे. ऐसा क्यों? इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस नॉर्मली इस लॉजिक पे किए गए, इस कारण से, और कोई इसके पीछे कारण नहीं है. कोई कारण नहीं है इसका, सिवाय किसके? क्वेश्चन इस तरह से किए गए. तो ये सब अपन क्यों डिस्कस कर रहे हैं? जब अपने पास क्वेश्चन आएगा ना तो आपको समझ में आएगा. क्योंकि क्या होता है, सारी प्रॉब्लम आपके क्वेश्चंस में तभी पैदा होगी जब क्वेश्चन साइलेंट होगा. तो अज्यूम क्या करना है ताकि हमारा आंसर आईसीआई के आंसर से मैच करे. कंसेप्चुअली तो कोई इशू ही नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है ये चैप्टर. प्रॉब्लम जो है ना वो इंस्टीट्यूट के तौर तरीकों को याद करने की है बस, कि उन्होंने क्या किया. कुछ के पीछे लॉजिक्स है, कुछ के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बस इंस्टीट्यूट ऐसा करता है तो आपको भी ऐसा करना है. तो अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? परचेज मेथड है तो मैंने असेट लाइबिलिटी का डिस्कशन कर लिया, गुडविल का डिस्कशन कर लिया. अब इसके अलावा और क्या हो सकता है? दूसरा एक स्पेशल डिस्कशन होता है
डिबेंचर्स ऑफ सेलिंग कंपनी पे। डिबेंचर्स ऑफ सेलिंग कंपनी को बड़ा ही इंटरेस्टिंग फॉर्म से डिस्कस किया जाता है कई बार। कुछ केसेस में तो क्वेश्चन एकदम सामान्य और शांत होता है, पर कुछ केसेस में क्वेश्चंस डिबेंचर्स के बारे में स्पेसिफिकली क्या करता है, कुछ इन्फॉर्मेशन देता है कि उसे कैसे किस वैल्यू पे लिया जा रहा है। हालांकि ऐसे बहुत सारे मैंने आपके लिए क्वेश्चंस ब्रह्मास्त्र में दे रखे। इनमें से एग्ज़ाम में कुछ हो सकता है आ जाए, ना भी आए, पर आप एक बार इसको कवर कर लीजिए अच्छे से। इन सारे क्वेश्चंस को मैं जो आपसे पूछने वाला हूँ, उससे पहले आपको एक चीज़ क्लैरिफाई कर देता हूँ। हम डिस्कस क्या कर रहे हैं। तो देखो, जब आपका पीसी नेट एसेट मेथड है या नेट पेमेंट मेथड है, जो भी है, दोनों ही केस में आपको नेट एसेट तो निकालना ही है, क्योंकि नेट एसेट मेथड से पीसी निकलेगा अगर नेट एसेट मेथड है, और नेट पेमेंट मेथड से अपन देखते हैं हमने पैसे कितने दिए माइनस हमें एसेट्स कितने की मिली, डिफरेंस गुडविल है, तो वहाँ भी नेट एसेट तो निकालना ही है। हमें ये बताया डिबेंचर सेलिंग कंपनी के क्या होते हैं, इन्हें रिड्यूस किया जाता है फ्रॉम नेट एसेट्स। और कितने पे रिड्यूस किया जाएगा, तो ऐसा अपन मान रहे हैं दीज आर रिड्यूस फ्रॉम नेट एसेट्स इफ दे आर टेकन ओवर बाय बाइंग कंपनी। और कितने पे रिड्यूस किया जाएगा, एट वही वाली बात है, अग्रीड वैल्यू, नहीं तो फेयर वैल्यू, नहीं तो बुक वैल्यू। तो ये जो अग्रीड वैल्यू होती है ना, ये डिबेंचर्स की कई बार बड़ी खतरनाक तरीके से दी जाती है, वो समझने की कोशिश करें। तो आपको दिया एग्जांपल्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ डिबेंचर विच आर टू बी रिड्यूस फ्रॉम नेट एसेट्स। अब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कैसे दी जा सकती है, यहाँ पे एफ का मतलब है फेस वैल्यू। डिवेंचर के नाम से पहले जो परसेंट दिया जाता है वो उस पर कूपन इंटरेस्ट रेट, कूपन रेट यानी इंटरेस्ट रेट होता है, इस रेट पे उस पर ब्याज देना होता है। ट्रांसफरर कंपनी का मतलब है सेलिंग कंपनी। तो फेस वैल्यू ये रुपीज में दिया हुआ है क्योंकि फेस वैल्यू है, 1,00,000 रुपए की है, और कहा गया है कि इन्हें 10% प्रीमियम पे लिया गया। और कैसे सेटल किया जाएगा इस बारे में क्वेश्चन साइटेड है। ये सब क्वेश्चन का पार्ट है। ये जो आखिरी कॉलम दिया गया है ये आंसर है आपका। तो अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है खुद से। तो आप बताइए बेटा, बताओ। पहला वाला क्वेश्चन में फेस वैल्यू 1,00,000 है, 10% प्रीमियम पे लिया गया, क्वेश्चन साइलेंट है। तो आप बताइए इस डिवेंचर को आप नेट एसेट निकालते समय लाइबिलिटी में कितना कंसिडर करें। तो समझ रहे हो मैं क्या पूछ रहा हूँ, पहले आपको क्लियर हो गया है, मेरे को लगता है कोई इशू तो है नहीं। भैया आप समझो कि एक कंपनी है सेलिंग कंपनी एस लिमिटेड, जिसकी आपको बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 25, ठीक है। इसमें आपको शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, 10% डिबेंचर, करंट लाइबिलिटी और बहुत सारी एसेट्स दी हुई है, ठीक है। 1,000, 2,000, 500, 1,000, ये हो गया आपका 4,500, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है पी लिमिटेड एब्जॉर्ब्ड एस लिमिटेड और पीसी ऑफ 3,300, 10% डिबेंचर आर टेकन ओवर at a premium of 20% by issuing 6% on debentures at par. अब बिफोर वी टेक अप दैट टेबल रिलेटेड ऑल क्वेश्चंस, आप मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बताओ कि नेट एसेट्स कितनी है।
आपको बुलाया नेट एसेट निकालो और गुडविल भी निकालो। ये जो नेट एसेट्स है ये एक्सक्लूडिंग गुडविल है, तो इसलिए नॉर्मली इन्हें आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स कहा जाता है। मैं जब तक आप नहीं बताओगे आगे नहीं बढ़ूंगा। मुझे आपसे नेट एसेट्स चाहिए, ये क्वेश्चन क्यों निकालना है? नेट एसेट निकालना ही पड़ेगी। आप कंपनी खरीद रहे हो तो देखोगे तो सही आपको क्या मिला है। भैया आपने वो दुकान खरीदी थी ना सब्जी वाली, तो आप देखोगे ना आपको असेट्स कितने की मिली है, पैसे कितने दिए, तो कितने एक्स्ट्रा दिए। बताओ, मैं जब आपके जवाब के लिए ही रुका हूं बस। क्या होगा बोलो। तो आप कहेंगे नेट एसेट्स हमने कितने के लिए हैं, तो सन्ड्री एसेट्स आप बुक वैल्यू पे ले लो क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। माइनस 10% डिवेंचर्स आपने कितने पे लिए बेटा? 20% प्रीमियम पे, यानी 500 प्लस 20% इसकी कीमत हो गई 600। और करंट लाइबिलिटी आपकी कितनी दी हुई है? 1000। तो आप बताइए आपकी नेट एसेट्स कितनी हो जाएगी? 20। किसी ने निकाला नेट एसेट 1400 1900, कैसे आया बेटा 1400? कुछ गड़बड़ करी आपने। नेट एसेट्स 1400 कैसे लाए बेटा बताओ? ये 4500 है। 10% डिवेंचर 500 रुपए के, 1400 कैसे आया ये बताओ? कैलकुलेशन मिस्टेक से आया तो ठीक है, पर कोई लॉजिक से आया तो बताइए। तो ये आपकी नेट एसेट्स है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो, कोई बात नहीं बेटा, सॉरी और ही नहीं बोलना। तो 600 आपकी क्या है? डिवेंचर्स की वैल्यू है। अब आपको गुडविल अगर निकालना है तो गुडविल बहुत ही आसान है। आपने पैसे जो दिए माइनस आपको जो नेट एसेट मिली, पैसे कितने दे रहे हो आप? 3300। और नेट एसेट कितने की है सर? 2900। तो आपकी गुडविल कितनी हो गई? 400। खत्म। अब इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको लेट्स से ये केस ए दिया था, ये हमारा आज का पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल इन सेम क्वेश्चन, if 10% debentures were taken over at 20% premium by issuing 6% debentures of P Limited at 20% discount, अब बताइए बेटा नेट एसेट क्या है और गुडविल क्या है? क्वेश्चन में मैंने आपको बोला है कि मैंने डिवेंचर्स 20% प्रीमियम पे लिए हैं, लेकिन मैंने बदले में मेरी खुद की कंपनी के 6% डिवेंचर दिए हैं और उससे 20% डिस्काउंट पे इशू किया। तो बताइए क्या है? इस केस में नेट एसेट्स क्या सेम होंगी? तो आपकी सन्ड्री एसेट्स कितने की है? 4500 की। आपकी करंट लाइबिलिटी कितनी माइनस होगी? 1000 होगी।
सवाल है कि आपके डिबेंचर्स जो 10% के हैं वो कितने पे माइनस होंगे। मैं रुकूंगा आपके जवाब के लिए। तब आप एक चीज समझेंगे, 10% डिबेंचर्स of S Limited are taken over at, नियम क्या है, अग्रीड वैल्यू, वो नहीं हो तो फेयर वैल्यू, वो नहीं हो तो बुक वैल्यू। इस क्वेश्चन में क्या अवेलेबल है, कितनी है, 20% प्रीमियम पे। इसका मतलब 600, 600 ही माइनस होगा, इसका मतलब आपका आंसर वही रहेगा, कोई फर्क नहीं। इनफैक्ट ही लिमिटेड टू इशू 6% डिबेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू। कितने फेस वैल्यू के डिबेंचर इशू करना पड़ेंगे, क्योंकि हम 20% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, तो 750 रुपीज। तो बट इसकी वर्थ क्या है, 600 ओनली। भाई एक बात बताओ, सिंपल से सवाल का जवाब देना। मैंने, सुन रहे हो मेरी बात? दिवाली का समय था तो मैं तुम्हारे पास आया और मैंने बोला यार वो लहसन बम चाहिए। वो बम आते थे पहले ऐसे बड़े बड़े, किसी के ऊपर फेंको तो चट करके फटते थे, आजकल मिलते नहीं। तो सामने वाले के पास थे, इलीगली है जैसे भी लाया था वो। हमने बोला यार ये चाहिए। उसने बोला भैया ये बहुत मुश्किल से मिलते। हम बोला यार तुम्हारे पास है ना, दे दो, ये डब्बे में रखे हुए हैं, कितने 100 हैं एक डब्बे में, दे दो। कितने के? तो बोला भैया 1000 रुपये का डब्बा है। मैंने कहा ये लो 1000 रुपये और दे दो। उसने बोला भैया ये 20% प्रीमियम पे बिक रहा है, यानी एमआरपी से ज़्यादा पे, भले इलीगल है जो भी है, पर ये 1200 पे बिकेगा, तो ये तो ले। होता है ना ऐसा कई बार। आप देखते हैं एससीमीज आईपीओस वगैरह आते हैं तो ग्रे मार्केट में प्रीमियम चलता है, मतलब आपको मार्केट के बाहर से खरीदना है तो प्रीमियम पे मिलता है। एनीवेज तो हमने बोला जो भी यार हमको चाहिए, तो वो 20% प्रीमियम मांग रहा। तो उसने बोला 1200 रुपये दो और ले जाओ। मैंने बोला यार मेरे पास है ना तुझे देने के लिए रस्सी बम रखे हुए हैं, वो आते हैं आइटम बम, रस्सी बम क्या आते, हम यार हम वो दे देते हैं। ये देख हमारे पास ये रस्सी बम रखे हुए हैं और बहुत सारे रखे हुए हैं, और एक रस्सी बम 100 रुपये का पैकेट। हमने बोला हम तुम्हें 12 रस्सी बम दे देते पैकेट, तो 1200 रुपये हो जाएंगे। उसने बोला ओ भैया पैकेट की एमआरपी कितनी है? हमने बोला 100। उसने बोला ओ भैया मार्केट में रस्सी बम जितनी एमआरपी होती है उतने पे नहीं बिकता है, 20% डिस्काउंट तो बहुत आमतौर पे कोई भी दे देता है। तो अगर आपको ये रस्सी बम हमें देना है तो कोई दिक्कत नहीं, दे दो, हम तो दुकान लेके बैठे बेच देंगे, पर हम इसे 20% डिस्काउंट पे लेंगे आपसे। यानी भले ही इसकी एमआरपी दिखाने के लिए 100 है, पर हमारे लिए ये एक पैकेट सिर्फ 80 रुपए का है। तो इसका मतलब अगर आपको 1200 रुपए के बराबर के कौन से वाले बम चाहिए, लहसन बम, बहुत शानदार आते थे। देखो इसने अपनी बात सुन ली आईपीओ की, तो ये ऐड दिखा दिया। सब सुनते हैं ये लोग अपनी, छुपा कुछ भी नहीं है आजकल, नहीं तो इतने दिनों से तो आया ही नहीं है ऐड। ऐसा है। हम क्या करेंगे, 1200 डिवाइडेड बाय वो हमारे से एक रस्सी बम का पैकेट क्या ले रहा है, 80 रुपए पे। तो हमें टोटल कितने पैकेट देना पड़ेंगे, 15, जिसकी एमआरपी कितनी है, 1500।
तो आप 1500 की एमआरपी के रस्सी के पैकेट दोगे तो ऐसा नहीं है कि उसको 1500 की कमाई हो गई, उसके लिए उसकी वर्थ 1200 ही है। सेम इस लॉजिक से यहां पे आपको उन्हें डिबेंचर 600 रुपए के बराबर के इशू करने हैं 20% प्रीमियम, पर आपके डिबेंचर क्योंकि मेट में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, आपकी क्रेडिट वर्दिनेस अच्छी नहीं है, तो डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहे हैं, तो आपके डिबेंचर ज़्यादा इशू करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि आपने 750 की लाइबिलिटी ली, ये 750 सिर्फ इसकी एमआरपी जैसा है। फेयर वैल्यू इसकी कितनी है? 600 ही है। आया समझ में? तो अगर मैं आपको इसको ऐसे जर्नल एंट्री से समझाने की कोशिश करूं तो मैं ये बोलूंगा कि मैंने वो जो कंपनी एक्वायर की है उसके नेट एसेट्स मुझे मिले, जिसमें लेट्स से सन्ड्री एसेट्स आए, डिबेंचर होल्डर्स को मुझे मेरे डिबेंचर्स देने हैं, असेट्स आए हमारे पास 4500 के, डिबेंचर होल्डर्स को 600 और करंट लाइबिलिटी 1000 की आ गई। बदले में मैं इसके लिक्विडेटर को कितने पैसे दे रहा हूं? 3300। तो इसका मतलब गुडविल कितनी हो गई? वही बैलेंसिंग फिगर 400। अब आप डिवेंचर होल्डर्स को जब पैसा दोगे ना तो आप क्या बोलोगे कि भाई डिवेंचर होल्डर्स ऑफ पी लिमिटेड, तुमको जो 600 रुपये हमको देना है वो हम कैसे दे रहे हैं? हम हमारा जो डिवेंचर इशू कर रहे हैं वो 6% डिवेंचर है, जो 750 की फेस वैल्यू का है, क्योंकि 150 उस पर डिस्काउंट। इसे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कुछ भी कहा जा सकता है। और बाकी आप लिक्विडेटर को जैसे भी जो भी डिस्चार्ज करोगे वो हो जाए। तो जो लाइबिलिटी आपने ली है ना वो 600 की ही ली है, पर पैसे आपने जो दिए हैं वो 600 ही दिए हैं, बस उसकी एमआरपी 750 जैसी। तो आप भूल के भी ये मत सोच लेना बेटा कि हमने उसे 750 की लाइबिलिटी ही की वर्थ ली है, उसकी लाइबिलिटी 600 की है, मेरी सस्ती। उसका लेसन बम है, प्रीमियम पे चल रहा है, अपना रस्सी बम है जो डिस्काउंट पे चल रहा है। तो ये अग्रीड वैल्यू है। कुछ क्वेश्चंस में आईसीआई क्या करता है, दिस इज added to goodwill on amalgamations in certain cases. ये क्या कि ये डिबेंचर जो मैं इशू कर रहा हूँ ये क्योंकि मेरे किससे रिलेटेड है, अमलगमेशन से रिलेटेड है, तो ये अमलगमेशन का ही खर्चा है, तो इसको मैं इसमें किस में ऐड कर दूंगा? क्यों? खर्चा है ये फिक्टिशियस है। नॉर्मली ये खर्चे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेफर होके खर्चा बुक होते हैं, लेकिन जो भी इसकी अकाउंटिंग होगी आप वैसी करिए या गुडविल में ऐड कर दीजिए। आईसीआई कुछ कुछ केसेस में इसे गुडविल में ऐड कर देता है, अपन डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चन देखेंगे। दिस इज एडेड टू गुडविल इन अमलगमेशन इन सर्टेन केसेस। अब आप बताओ ये बी केस समझ में आया क्या आपको? वापस से रिपीट कर रहा हूँ, बप्पीदा ने 7 करोड़ का घर लिया और बदले में 10 किलो गोल्ड दिया, तो घर का पीसी तो मुझे वैसे ही पता हो गया जब 7 करोड़ प्राइस डिसाइड हुई, वैसे ही जब डिवेंचर 20% प्रीमियम पे ले रहे हो तो वहीं फिक्स हो गया कि उनकी कीमत तो 600 है। अब अगला सवाल सिर्फ ये है कि उन्हें पैसा चुकाएंगे कैसे या कंसिडरेशन देंगे क्या, वो डिस्चार्ज ऑफ कंसिडरेशन टू डिवेंचर होल्डर। अब एक आखिरी क्वेश्चन और पूछता हूं, सपोज एन अबाव क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन इट इज गिवन दैट debentures of S Limited selling company are taken over. हम डिबेंचर ले रहे हैं किसके? एस लिमिटेड के। कैसे? बाय इशूइंग 8% डिबेंचर्स ऑफ पी लिमिटेड।
ठीक है। और क्वेश्चन में दिया है डिबेंचर्स ऑफ एस लिमिटेड आर टेकन ओवर एट पार बाय इशूइंग 8% डिबेंचर्स ऑफ पी लिमिटेड एट 20% डिस्काउंट। आपको मुझे बताना है सिर्फ नेट एसेट्स कितनी है। बताइए। डिवेंचर है डबाल लिया और हमारे डिवेंचर 20% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, तो सन्डे एसेट्स लिए माइनस डिवेंचर है माइनस करंट लाइबिलिटी है, ये फिक्स है 4500, ये फिक्स है 1000। सारा खेल डिवेंचर का है, जिससे आपकी नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स या नेट एसेट्स आ जाएगी अदर देन गुडविल। इसे आप नेट एसेट्स अदर देन गुडविल या आइडेंटिफाइबल नेट एसेट कुछ भी कह सकते। सेम क्वेश्चन में मेरा सवाल है आप डिवेंचर्स को क्या वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। टेकन ओवर एट पार यहां पर आएगा, सॉरी बहुत ही बढ़िया शानदार बेटा, बहुत ही अच्छा है 3000, क्योंकि ये डिबेंचर्स आर मेजर्ड और वैल्यूड एट पार। डिस्चार्ज जो आपको करना है डिबेंचर होल्डर्स को, पीसी नहीं है ये। Is at 20% discount means debenture issued will be of face value 500 divided by 80% 625 और डिस्काउंट ऑन इश्यू हो जाएगा आपका 125 जो गुडविल में ऐड किया जा सकता। अब आप मुझे बताओ ये सारे केसेस क्वेश्चंस क्लियर हैं आप? तो हर केस में दोबारा वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, आपको ये देखना है कि जो आपने लिया है नेट एसेट्स निकालते समय उसकी क्या कीमत। कभी एक और केस बता देता हूँ, ऐसे तो मैंने बोला था आखिरी है ये, पर कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात है। डिबेंचर होल्डर्स are to be given 12% debentures of P Limited of face value 600 trading at 10% discount। बताइए नेट एसेट्स की कीमत क्या? बहुत बढ़िया। देखो किसी ने पूछ ही लिया सर परचेजिंग कंपनी प्रीमियम पे इशू की, मैंने डिस्काउंट ले लिया, तुमने बोला एक प्रीमियम वाला भी ले लूंगा। ये बताओ इस पे क्या है? ये कौन सा केस है? पप्पीदा ने घर खरीदा, ये कौन सा केस है? क्या घर की कीमत 7 करोड़ डिसाइड हो चुकी है, या घर की कीमत डिसाइड नहीं हुई है, ये डिसाइड हुआ है कि हम 10 किलो गोल्ड देने वाले, या दोनों डिसाइड है? तो क्वेश्चन में दोनों भी दिए जा सकते हैं, एक भी दिया जा सकता है। तो ये क्या क्वेश्चन है ये बताइए। डिवेंचर होल्डर्स जो हैं एग्जिस्टिंग उसकी क्या कीमत है और हमने जो दिया उसकी क्या कीमत है, दोनों दिया है या सिर्फ हमने जो दिया उसकी कीमत दी है? तो यहाँ पे दिया हुआ डिवेंचर होल्डर आर टू बी गिवन 12% डिवेंचर ऑफ पी लिमिटेड ऑफ फेस वैल्यू 600 ट्रेडिंग एट 10% डिस्काउंट। तो जो हम दे रहे हैं वो दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डिवेंचर्स ऑफ पी लिमिटेड, पी नहीं है यार, एस लिमिटेड, सॉरी सेलिंग ना, सही लिखा है ना, परचेजिंग के डिवेंचर्स। तो डिवेंचर्स ऑफ एस लिमिटेड will receive
12% debenture of P Limited which are worth 540 market value. Hence आपको यहाँ ये दिया है कि सामने वाले को क्या मिल रहा है, तो आपकी नेट एसेट्स कितनी हो जाएगी 4500 माइनस 540 माइनस 1000, दैट इज 2960. क्यों? nowhere question mentions the fair value or agreed value of debentures taken over, but it does gives what they'll get in return. इसलिए the worth of consideration given to them is the value at which it is measured. ये बहुत ही आराम से हौले हौले करके समझना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये छोटी सी गलती अगर आपने एग्जाम में कर दी, आपका नेट एसेट गलत, गुडविल गलत। याद रखना एग्जाम के क्वेश्चन में 14 मार्क के क्वेश्चन में अगर नेट एसेट गलत हो जाता है तो बहुत मार्क्स कटते हैं, क्योंकि नेट एसेट गलत होती है तो उससे अगर पीसी नेट एसेट मेथड भेज दे तो वो भी गलत हो जाता है, पीसी नेट पेमेंट मेथड भेज दे तो गुडविल बैलेंसिंग फिगर है वो गलत हो जाए, प्लस प्रेजेंटेशन इशू है। इसे बहुत ध्यान से समझना। अब ये वाला समझ आया कि नहीं आया, इसके लिए अगला लेता हूँ। अगले में मैं आपको बोलता हूँ एस लिमिटेड डिबेंचर होल्डर्स टू गेट equal number of debentures of same face value but ट्रेडिंग इन मार्केट, मार्केट में डिबेंचर्स की भी ट्रेडिंग होती है एट 20% प्रीमियम। ये वाले केस में बताओ नेट एसेट्स कितने की मेजर की जाएगी? अब तो बताना ही पड़ेगा बेटा, बहुत हो गया, रुका हूं, बताइए। सेम नंबर ऑफ डिवेंचर मिलेंगे, फेस वैल्यू सेम रहेगी, पर वो मार्केट में ट्रेड हो रहा है 20% प्रीमियम। सीधी सी बात है कि इसका मतलब क्या है कि जो डिवेंचर होल्डर्स हैं किसके, एस लिमिटेड, टू गेट डिवेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू 500 but fair value market value 600. Hence debenture liability taken over will be recorded at 600. क्योंकि यहाँ पे आप ये नहीं बता रहे हो कि जो आपने लिया उसकी क्या कीमत है, पर आप ये बता रहे हो जो दिया उसकी ये कीमत है, तो वही जो लिया है उसकी कीमत हो जाएगी। आपकी नेट एसेट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 4500 माइनस 1000 माइनस 600 2900। कोई डाउट है तो पूछो। बेटा कुछ तो बोलो यार, समझ में आया नहीं आया, डाउट है पूछो, कुछ तो बोलो। रुका हूँ आपके जवाब के लिए। आ गया है तो अब आगे बढ़ेंगे।
इनफैक्ट पीछे जाना है अब अपने को। अब ये एक और प्रैक्टिस के लिए इतने क्वेश्चंस दिए आपको। देखिए क्वेश्चन ने दिया है कि फेस वैल्यू 10% डिबेंचर ऑफ ट्रांसफर और सेलिंग कंपनी की 1 लाख है, जिसे हमने लिया है 10% प्रीमियम पे और दिया गया है ये बताया नहीं है। सीधी सी बात है यार, अगर आप कोई लहसन बम ले रहे हो जिसकी मार्केट वैल्यू उसकी बुक में डब्बे की वैल्यू के 10% ज़्यादा है तो हम उसे उतने पे लेंगे 1,10,000 पे, जो मार्केट वैल्यू 1 लाख क्या टेकन ओवर एट दिया नहीं है, पर बोला 12% डिवेंचर इशू करेंगे। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन साइलेंट है तो आप मान लेना 1 लाख रुपए के बदले में 1 लाख के देंगे। ये मत सोचना कि यार 12% ब्याज दे रहे हैं, यहाँ पे तो 10% ही था तो कम देंगे। ऐसा बोलते कि इंटरेस्ट के बराबर देंगे तो कैलकुलेट करते, नहीं तो जो फेस वैल्यू होगी। फिर बोला 1 लाख के डिबेंचर है, कितने पे लिए नहीं बोला है, पर बचले में 12% डिबेंचर देंगे ट्रांसफरी कंपनी यानी परचेसिंग कंपनी के, सेम फेस वैल्यू के पर 10% प्रीमियम। तो हम 1 लाख के बदले में 1 लाख के डिबेंचर दे रहे हैं, पर ये 10% प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं, यानी कि हमें इफेक्टिवली जो डिबेंचर इशू करना है उसकी मार्केट वैल्यू 1,10,000 है, तो यही आपका डिबेंचर का वैल्यू। वन लाख आगे बोला गया है, इसे 20% प्रीमियम पे लिया गया है, तो 1,20 खत्म, आगे पढ़ना ही नहीं। तो सर इससे कोई मतलब नहीं है क्या इशूइंग डिबेंचर एट 20% डिस्काउंट? ये इससे पता पड़ेगा कि आप जो डिबेंचर इशू कर रहे हो कितने के करोगे। बताइए 20% प्रीमियम पे ले रहे हैं यानी 120 पर, हमारा 25% डिस्काउंट पे चल रहा है, यानी हमारा वही है 80 बम, उसका है क्या लसन बम, प्रीमियम पे हमारे। तो हमारे पीसी में नेट एसेट में 120 माइनस होगा। वो बात अलग है कि हमें जो डिबेंचर इशू करना होंगे उसकी फेस वैल्यू 1,20,000 डिवाइडेड बाई 75% हो जाएगी 160, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो कहाँ चले जाएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, जिसको कुछ केस में गुडविल में ऐड कर। यहाँ पे बोला है कि हम आपको 1 लाख की फेस वैल्यू के डिबेंचर के बदले में हमारे इतने डिबेंचर देंगे जिससे आपकी इनकम 50% से बढ़ जाए, और हमारा डिबेंचर 12%। तो आप बताइए कितने डिबेंचर दोगे? तो अगर 1 लाख है और वो 10% है तो उनकी अभी कमाई थी 10,000 रुपये, हम जो डिबेंचर दे रहे हैं वो 12% गए, पर हमको इनकी कमाई बढ़ानी है 50% से। तो ये अग्रीड है, तो अब हमें इन्हें कमा के देना है 15,000 रुपये, पर हमारा एक शेयर कितने का है, एक डिबेंचर कितना ब्याज देता है 12%, तो दिस डिवाइड बाय 12%, ये आ जाएगा हमारा क्या, नंबर ऑफ शेयर्स टू इशू। या अगर आप यहाँ पे लिखोगे 1 लाख तो यहाँ पे आ जाएगा 125 आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल है जो आपको इशू। नेक्स्ट, मेरे पास 1 लाख के डिबेंचर है, टेकन ओवर की कोई वैल्यू नहीं दी है, पर बोला है 12% के डिबेंचर ट्रांसफरी के यानी कि बाइंग कंपनी के, जिससे कि डिबेंचर्स की इनकम 50% से बढ़ जाए। यानी कि अभी ये कितने रुपए कमा रहे थे 10,000, इसकी इनकम हो जाए 1,500, 1.5 गुना हो जाए यानी 15,000। और ये बोल रहे हैं डिबेंचर ऑफ ट्रांसफरी इज करेंटली ट्रेडिंग एट 10% डिस्काउंट। अब ये बात बताओ कि आपको कितने डिबेंचर इश्यू करना पड़ेंगे, तो हम 12% ब्याज दे रहे हैं, तो अगर किसी को 15,000 कमवा के देना है और हम 100 पे 12 रुपए का ब्याज दे रहे हैं, तो हम उसे कितने के डिबेंचर देंगे, 1,25,000 की फेस वैल्यू के 12% डिबेंचर है। पर फेस वैल्यू और अग्रीड वैल्यू और मार्केट वैल्यू में क्या है, इसकी कोई वैल्यू दी हुई है, तो बोला है 10% डिस्काउंट पे चल रहा है ये, तो इसका मतलब कि इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 125 नहीं है, ये मार्केट वैल्यू इसमें -10% है, यानी 1,12,500। तो ये आपकी क्या मानी जाएगी डिबेंचर की बात, नेट एसेट निकालते समय, क्योंकि आप इतने के डिबेंचर इशू कर रहे हो, है ना, खतरनाक। एक बार देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, आराम से देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं।
इसी में भी कोई डाउट है तो आराम से पूछ लो। और सब क्वेश्चन अलग होते हैं, हर क्वेश्चन में अलग तरह से इन्फॉर्मेशन देते हैं, इसलिए आपको केयरफुल रहना है। ये जो मैंने थोड़े डिफिकल्ट एडजस्टमेंट कराए, इस तरह के एडजस्टमेंट एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते नहीं, पर कभी आ गए तो आपके पास ताकत होना चाहिए सॉल्व करने, ये वाली ताकत। बताइए कोई डाउट है? रुकूंगा मैं आपके जवाब के लिए। बिल्कुल सही सुना। वेटिंग फॉर योर आंसर, टेल मी, यू नीड टू गिव मी द राइट आंसर। हेलो, हेलो, चलिए पूछते हैं बच्चों को समझ में आए कि नहीं आए। और ये जो पोल्स मैं क्लास में ले रहा हूँ, ये पोल जीडी वालों के साथ भी शेयर की जा सकती है, अगर आप चाहें तो आप में इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बताइए बेटा, जल्दी से बोलो, क्लिक करो और टिक करो, क्लिक करो और टिक करो। आप परमिशन देंगे तो आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो यहीं रुक जाएंगे। हम ये क्या डिस्कस कर रहे हैं? परचेज मेथड के स्पेशल पॉइंट में डिबेंचर्स ऑफ सेलिंग के बाद अगला पॉइंट पढ़ेंगे। अगर ये डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स बढ़ जाएंगे परचेजिंग कंपनी के? नहीं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है बेटा तुमने। ये वाले क्वेश्चन में जो आखिरी वाला क्वेश्चन है उसमें समझो। अगर इस क्वेश्चन में डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं तो सर हमें डिवेंचर बढ़ा के इशू करना चाहिए था। अगर आप बढ़ा के इशू करते तो उसको ब्याज ज्यादा मिलता। क्या वहां पर इस क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन की जगह ये प्रॉमिस किया है क्या कि तुम्हें इतने की फेस वैल्यू के डिवेंचर देंगे, या इतनी फेस वैल्यू या मार्केट वैल्यू के वर्थ के डिवेंचर चाहिए, या इतना ब्याज चाहिए? हर क्वेश्चन अलग होता है। ये क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि डिवेंचर तुम्हारा कितना भी घटिया हो, कितना भी अच्छा हो, हमें ब्याज इतना दे के वो कमा के दो। तो यहाँ पे ये नहीं निकाला जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर कि कितने डिवेंचर देने, डिवेंचर कितने देने विल बी डिपेंडेंट ऑन ब्याज कितना कमवा के देना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है डिवेंचर पे, तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने जाएंगे ये फिक्स हो जाए। मतलब क्या हुआ इसका? अनलाइक प्रीवियस क्वेश्चंस 1 2 3 4, 5 और 6 में बेसिक डिफरेंस ये है कि द नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड आर बेस्ड ऑन द इनकम विच वी हैव टू गिव टू द एग्जिस्टिंग डिवेंचर होल्डर्स, and it is not based on the market value or an agreed value of the debentures. तो क्योंकि जो डिवेंचर देना है वो उसके कितनी इनकम कमा के देना है उसके ऊपर बेस्ड है। तो एक बार आपने निकाल लिया कि भैया उसकी इतनी इनकम है, उसके हिसाब से इतने डिवेंचर उसको कमा के या इतने डिवेंचर देना है, तो वो फिक्स हो गया। अब उसकी मार्केट वैल्यू कितना नेट एसेट में एडजस्टमेंट करेगा वो बताएगी। और पूछिए। और पूछिए। आया समझ में? तो कभी डिवेंचर किसके ऊपर इशू होंगे? इन सब का कंक्लूजन क्या है? अपन कंक्लूजन नोट कर।
डिबेंचर्स ऑफ क्या डिस्कस कर रहे हैं अपन, ट्रांसफरर कंपनी, सेलिंग कंपनी। कंक्लूजन इज it will be measured or it will be reduced from net assets. The value of debenture given or the value of debentures taken over would be based on an agreed value or it could be based on fair value of consideration given. This can be based on a fixed earning to be given to debenture holders, or it can be based on a swap ratio or else. कुछ पे भी बेस्ड हो सकती है। तो आपको पहले ये निकालना है कि भैया आपको जो देना है वो किसके ऊपर बेस्ड है। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड डिबेंचर होल्डर्स entitlement of debentures in purchasing company is based on what criteria? Is it fixed numbers or it is based on a defined earning or it is based on a defined fair value? उसके हिसाब से पहले निकालो कि इसको देने कितने हैं, और जो भी आप दे रहे हो उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो इन डिबेंचर्स की फेस वैल्यू। तो जब भी डिबेंचर्स को आप बेस्ड ऑन अग्रीड वैल्यू की बजाय फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गिवन दोगे, तो इस केस में क्या होगा, इन नेट असेट्स फेयर वैल्यू ऑफ डिबेंचर गिवन विल बी कंसिडर्ड। जो आप दे रहे हो उसकी फेयर वैल्यू कंसिडर कर लेंगे, और अगर आपने उसे एक अग्रीड वैल्यू पे ही लिया है तो जो अग्रीड वैल्यू है उसे कंसिडर कर लेंगे। क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, ज़्यादा लिखेंगे कंफ्यूज ही हो रहा है, बट आई थिंक आपको क्रक्स समझ में आ गया ये पूरे डिस्कशन। ये एक डिबेंचर होल्डर्स की है। नेक्स्ट फिर होता है कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। वापस से किसकी, सेलिंग कंपनी। कितने पे लेंगे, इफ क्वेश्चन प्रोवाइड्स द अमाउंट ऑफ expected liability that is basically liability expected to arise, जो भी आइटम कंटिंजेंट लाइबिलिटी में अपन ने लिखी है उसकी लाइबिलिटी जो एक्सपेक्टेड टू बी पेड है, अगर ये क्वेश्चन में दी हुई है, then contingent liability
to be measured at that. As a liability provision. तो ये क्या करेगी? नेट एसेट को रिड्यूस करेगी। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी इज ओनली अ डिस्क्लोजर and does not affect net assets. क्योंकि कंटिजेंट का मतलब ये है कि अभी तय नहीं, इसलिए लाइबिलिटी जैसी नहीं। अगर कभी देना पड़ी तो देखेंगे तब की तब। तो अगर अभी बोला ही नहीं है कि कंटिजेंट लाइबिलिटी में हमें उम्मीद है 10,000 देना होंगे, साइलेंट है, तो आप ये मान लो कि कुछ नहीं दे। तो जो अमालगमेशन एब्जॉर्प्शन के बाद की बैलेंस शीट होगी उसमें भी डिस्क्लोज कर देना, पर नेट एसेट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आया समझ में? इसके बाद में ये सब अपन किसका डिस्कशन कर रहे हैं? नेट एसेट्स। फिर एक आता है इंटर कंपनी बैलेंसेस। बैलेंसेस का मतलब यहां पे है रिसीवेबल पेबल्स। मेरा आपसे सवाल है, एस लिमिटेड सेलिंग कंपनी है जिसकी बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल आ रहे हैं 5,000, which includes 1,000 from P Limited. क्वेश्चन दिया है P Limited acquires S Limited. While measuring net assets taken over, trade receivable to be measured at what price? वापस से तब जब क्वेश्चन इज नॉट हैविंग एनी फर्दर इंफॉर्मेशन ऑन ट्रेड रिसीवेबल। बताइए दोस्तों, नेट एसेट में एसेट ऐड करते हैं तो एसेट्स में ये ट्रेड रिसीवेबल कितना ऐड करोगे? ये एक्चुअल में 5,000 रुपये का ट्रेड रिसीवेबल है एस लिमिटेड का, जिसमें 1,000 रुपये पी से लेने हैं। तो आप बताइए कितना ऐड करोगे, 5,000 या 4,000? वापस से रुकूंगा जवाब के लिए। बताइए। बहुत बढ़िया। क्योंकि बुक वैल्यू कंसिडर करेंगे, ये रीजन भी आप बोल सकते थे। दूसरा, कई बार क्या होता है, बच्चों को ऐसा लगता है कि यार मैं जो कंपनी खरीद रहा हूं उस कंपनी को मुझसे ही 1,000 रुपये लेने। तो एक सीधी सी बात बताओ, तुम मेरी कंपनी खरीद रहे हो, मेरी कंपनी को पहले से तुमसे 10 लाख रुपए लेने थे, और बड़ा लेता हूँ 1,000 करोड़ रुपए लेने थे। अब तुम मेरी कंपनी खरीद रहे हो तो क्या मैं वो 1,000 करोड़ रुपए का पैसा नहीं मांगूंगा? मैं बोलूंगा अच्छा मैं तो तुम्हारा ही हो गया, तो पैसे लेके क्या करूंगा? ओ भैया, मैं तुम्हारा होने से पहले क्या बोलूंगा कि भैया मुझे मेरी सारी नेट एसेट बराबर पैसा चाहिए, जिसमें जितनी मेरी बुक्स में आपसे पैसे लेने आ रहे हैं वो भी चाहिए, प्लस बाकी की एसेट्स की वर्थ भी चाहिए। तो मैं मेरी कंपनी बेचूं, नहीं तो क्यों बेचूंगा? क्यों? क्योंकि उतना पैसा तो मुझे अदरवाइज ही मिल रहा है। तो समझो मेरे को आपसे 1,000 करोड़ लेना है, मेरी बाकी एसेट 10,000 करोड़ की, और मेरी गुडविल मानी गई है 5,000 करोड़। तो मैं कितने पैसे आपसे मांगूंगा? क्या 10,000 करोड़ की बाकी एसेट और 5,000 15,000 ही मांगूंगा? नहीं, मुझे जो आपसे 1,000 लेने वो तो मांगूंगा ना। मैं बोलूंगा कंपनी नहीं बेचता तो भी वो पैसा मुझे मिलता।
तो इसके लिए इसलिए ध्यान रखना है आपको दोस्तों कि कभी भी कोई इंटर कंपनी बैलेंसेस, जिसका मतलब होता है आपसी रिसीवेबल वेबल है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है ऑन नेट एसेट्स। बस जो एक्वायरिंग कंपनी होती है, पोस्ट एब्जॉर्प्शन एंट्रीज, अमलगमेशन एब्जॉर्प्शन जो भी है, will offset these balances। कैसे? टू ट्रेड रिसीवेबल और डेबिट क्रेडिट पेबल। क्यों? ये एक्चुअल में अपीयर हो रहे थे इन द बुक्स ऑफ, हमें पैसे देने थे, ये जो ट्रेड रिसीवेबल अपन ने क्रेडिट किए हैं ये क्या है? ये अर्लियर इन बुक्स ऑफ एस लिमिटेड। अब एक बात बताओ, अगर तुमने मेरी कंपनी खरीद ली तो जो पैसे मुझे तुम्हें देना है, अब मैं किसको दूंगा? तुम और मैं एक ही हो, तो उसे कैंसिल कर देंगे। तो तुम्हारी बुक्स में ऑलरेडी ट्रेड रिसीवेबल आ रहा था, मेरी बुक्स में ट्रेड पेबल आ रहा था, जब तुम खरीद लोगे तो ये सेट अप हो जाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, नट शेल में इंटर कंपनी बैलेंसेस का इट हैज नो स्पेशल इफेक्ट ऑन नेट एसेट्स but is offsetted when balance sheet is prepared after amalgamation absorption। ये आया क्या समझ में? ही यानी आपको इससे परेशानी नहीं होगी। ये अगर मैं लिख रहा हूं तो इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप इसका कुछ मत करो, कंफ्यूज मत होगी, ये कर देंगे वो कर देंगे, भैया आपस में लेना देना है, कुछ करना ही नहीं है तुमको, इसका छोड़ दो, भूल जाओ। चलिए ये क्लियर है, तो अब अगले पे आते हैं। इंटर कंपनी बैलेंसेस के अलावा एक और चीज होती है जिसे बोलते हैं इंटर कंपनी ट्रांसफर्स। ये क्या है? ऊपर में तो लेन देन था, सिर्फ ट्रांसफर की बात हो रही है यहाँ पे। मतलब क्या हुआ इसका? एक कंपनी ने परचेजिंग और सेलिंग कंपनी has sold goods in the past to selling or purchasing company, that is ये दो कंपनियों के बीच में ट्रांजैक्शन है। तो कोई प्रॉब्लम है क्या? देख, सिवाय प्रॉफिट एलिमेंट, यहाँ पे AS है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, जिसके अनुसार अकाउंटिंग पढ़ता है, वो कहता है कि इस पे अगर कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है तो उसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट टू बी एलिमिनेटेड है, तो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे पोस्ट एब्सॉर्प्शन का या अमलगमेशन का, नॉर्मली एब्सॉर्प्शन ही होगा इस केस में, तो उसे आप एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए। कैसे हटाओगे? अब जर्नल एंट्री करोगे कि यार मैंने तो लेट्स से पहले परचेजिंग कंपनी ने गुड्स सेल किए थे, अमलगमेशन से पहले, ये एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि
सेलिंग कंपनी ने गुड सेल किए थे परचेजिंग कंपनी अमलगमेशन से पहले, और ये गुड्स अभी भी स्टॉक में। दोनों ही केस में गुड स्टॉक में। तो जब परचेजिंग सेलिंग को बेचती है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं जो खरीद रहा हूं उसने पहले किसको बेचा है, सेलिंग। अब आप बताइए, अगर मैंने किसी को कोई गुड्स बेचे हैं प्रॉफिट पे और वो गुड्स मेरे पास वापस आ रहे हैं, तो प्रॉफिट रिवर्स होना चाहिए। इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, यू हैव टू रिवर्स द प्रॉफिट। तो एक तरफ आप स्टॉक को कम कर दोगे, कितने से, अनरियलाइज प्रॉफिट से। अनरियलाइज प्रॉफिट क्या होता है, कोई चीज आप बेचते हो और उस पर अगर कोई प्रॉफिट आपने बुक किया है जबकि वो रिकवर नहीं हुआ है, रियलाइज नहीं हुआ है, तो वो अनरियलाइज प्रॉफिट। और डेबिट आपको क्या करना पड़ेगा, ये गुडविल या कैपिटल रिजर्व से एडजस्ट करवा देते हैं। लेकिन अगर एस ने गुड्स पी को बेचे थे, तो ये गुड्स पी के पास रखे हो, पी के स्टॉक में। अब वो कंपनी हमारी हो रही है, तो उसने हमसे जो प्रॉफिट कमाया वो हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वही प्रॉफिट गैरों से कमाते हैं अपनों से। तो यहाँ पे मेरे पास ही स्टॉक रखे हैं, तो मैं क्या करूंगा, मेरी इन्वेंट्री कम, और इसका भी इफेक्ट गुडविल कैपिटल रिजर्व पे आता है। कितने से अनरियलाइज प्रॉफिट क्या, तो सर सेम ही तो हुआ। हाँ, डिफरेंस अगर आपको देखना है तो आप ये देख सकते हो कि इस केस में आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट कमाया किसने था सर, पी ने। तो एक लॉजिक ये भी आता है कि पी ने कमाया था तो पी के पी एंडल से कम, दैट इज समथिंग विच विल डिस्कस। होगा गुडविल कैपिटल रिजर्व से, पर क्यों पी एंडल लिखा है ये बाद में डिस्कस करते हैं। मतलब समझ में आ रहा है, इंटर कंपनी ट्रांसफर किया है और अच्छे से यहाँ पे देखने को मिला। मैंने आपको गुड्स बेचे, बाद में मैं आपकी कंपनी खरीद रहा हूँ, तो आपके गुड्स वापस मेरे पास आ रहे हैं जिसपे मैं पहले प्रॉफिट कमा चुका हूँ, तो मुझे अब मजबूरन वो प्रॉफिट को रिवर्स करना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी आदमी खुद से प्रॉफिट नहीं कमा सकता है। पॉसिबल है क्या ऐसा, आप बताओ, खुद से ही प्रॉफिट कमा लिया। बोले दुकान में बैठे थे यार, आज ग्राहक ही नहीं आया तो हमने ही खरीद लिया माल। खुद की दुकान से खुद खरीद के खुद प्रॉफिट कमा रहे हो, कैसी बात है, मतलब ही नहीं है। खुद से प्रॉफिट नहीं कमा सकते आप, कमाए तो हटा। और एक आखिरी एडजस्टमेंट होता है स्टैट्यूटरी रिजर्व्स का, रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ ट्रांसफर कंपनी, सेलिंग कंपनी। बताओ बेटा, क्या सेलिंग कंपनी के रिजर्व्स और सरप्लस लेके आते हैं क्या, नहीं, हम उसकी सिर्फ असेट्स और लायबिलिटी। इट इज नॉट रिकॉर्डेड in the absorbed or post amalgamation balance sheet. Except एक केस, अगर वो एक स्टैट्यूटरी रिजर्व है जिसको मेंटेन करना कंपल्सरी, कोई लॉ के अनुसार। स्टैट्यूटरी मतलब एज पर लॉ, उसे बुक्स में मेंटेन करना जरूरी है। तो आप जर्नल एंट्री क्या पास करोगे, वो जो भी स्टैट्यूटरी रिजर्व है उसे बुक कर लो। पर ध्यान रखना, हम कभी भी स्टैट्यूटरी रिजर्व लेके नहीं आते, जो भी उसकी बुक वैल्यू होते पे। हम जो कंपनी खरीद रहे हैं उसकी एसेट लायबिलिटी ला रहे हैं, पर रिजर्व उसका कोई है, और वो बोल रहा है लॉ की रिक्वायरमेंट है कि मैं बिकूंगा भी किसी को तो उसको रिजर्व रखना पड़ेगा, नहीं तो पेनल्टी लग जाएगी। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व लिख के
अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट लिखते हैं। ये कंबाइंड बैलेंस शीट के रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऐड हो जाएगी और ये भी कंबाइंड बैलेंस शीट के रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही माइनस हो। तो ये एक तरह का सिर्फ डमी अकाउंट है, सिर्फ दिखाने के लिए, ताकि भाई लॉ ने क्या बोला था कि यार आपको है ना रिजर्व बुक्स में दिखाना पड़ेगा, हमला रिजर्व बुक में दिखाना है दिखा देंगे, पर हमारी जो कंपनी है वही नहीं बची है और उसके रिजर्व्स भी नहीं बचेंगे क्योंकि कंपनी बंद हो गई। ए ने बी को खरीदा, भी बंद हो गई, उसके रिजर्व क्यों आएंगे भाई? पर लॉ की रिक्वायरमेंट है, दिखाना है, तो हमने बोला चलो रिजर्व दिखा देते हैं और उत्ते का कोई एक दूसरा डेबिट बैलेंस भी दिखा देंगे। तो लॉ बोलेगा ये अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट ये क्या है? हमने बोला आपने बोला था रिजर्व दिखाना है, दिखा रहे, बाकी हमें जो करना हम करें। और हम बैलेंस शीट में रिजर्व्स दिखाएंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस में, और अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट को नेट करेंगे उतने ही अमाउंट से माइनस, तो नेट बाहर जीरो ही आएगा। लॉ की बात रह जाएगी, बाकी जब अपन क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे तो और क्लैरिटी आ सकती है। तो ये आपको अलग अलग चीज़ें जो ध्यान रखनी है, एक बार बस मैं आपको अब इनको रीड करा देता हूँ सारे पॉइंट्स को, ताकि अपन इसके फिर क्वेश्चन कर पाए। परचेज मेथड, पीसी और नेट एसेट में क्या फर्क है? तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ पीसी ओवर वैल्यू ऑफ नेट एसेट है उसे गुडविल रिकॉर्ड किया जाए। कभी ऐसा हुआ कि पैसा हमने जो दिया है वो कम है और असेट ज्यादा की मिल गई, तो वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, पी&एल में नहीं। क्यों? क्योंकि आप एक चीज समझो, आप कोई चीज खरीद रहे हो उस पर प्रॉफिट हो रहा है। मैंने एक कंपनी खरीदी, 10,000 करोड़ की वर्थ की असेट्स थी, 8,000 करोड़ में खरीद ली, तो 2,000 करोड़ का प्रॉफिट है, पी&एल में ले जाऊंगा। ये तो वही बात हो गई कि भैया सेल में 100 रुपए का माल 80 में ले आया, तो मैंने बोला 20 रुपए का इस साल प्रॉफिट बुक कर लो, मैं कॉस्ट ही 80 बुक करूँ। तो यहाँ पे प्रॉफिट अगर होता है, क्योंकि प्रॉफिट यहाँ हो सकता है क्यों? क्योंकि अपन चीज़ों को कॉस्ट पे बुक नहीं करते, अपन फेयर वैल्यू पे करते हैं, तो कैपिटल रिजर्व में ले जाए प्रॉफिट। गुडविल है कब? जब पैसे ज़्यादा दिए। ये जो गुडविल है सर, ये अमोर्टाइज होएगी कि हाँ AS 14 कहता है कि इसको 5 साल या आप जस्टिफाई कर सकते हो लंबा पीरियड, तो उतने समय में अमोर्टाइज करोगे हर साल अमलगमेशन की गुडविल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ के व्यू पॉइंट्स। AS 14 ने ऐसा कहा है। तो सिंपल टर्म्स में आपको परचेज मेथड में क्या निकालना है? कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में या गुडविल में बुक करना है। नॉर्मली ये करने के लिए 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले स्टेप में नेट एसेट निकाल लो, अगर पीसी नेट एसेट बेस्ड है तो पीसी भी इससे आ जाएगा। फिर पीसी का डिस्चार्ज भी निकाल लो, और स्टेप 3 में आप स्टेप 1 और 2 को माइनस कर दो। अगर आपकी नेट एसेट ज़्यादा है तो उस केस में हमें इसे कैपिटल रिजर्व में ले जाना पड़ेगा, और अगर आपकी नेट एसेट कम है तो हम इसे गुडविल में ले जाएंगे। इसमें एक एडजस्टमेंट हो सकता है कि कॉस्ट कोई एक्वायरर ने बियर की है तो वो गुडविल कैपिटल रिजर्व से एडजस्ट होगी। इंटर कंपनी डेट, अनरियलाइज प्रॉफिट, स्टैट्यूटरी रिजर्व अभी डिस्कस किया अपन ने। और गुडविल और कैपिटल रिजर्व दो अलग अलग कंपनियों में आ रही है, तो आप उसे सेट ऑफ कर सकते हो। हालांकि ICI अलग भी दिखाता है, हालांकि एग्जाम में आप अगर ऐसा कोई हो तो नोट ऐड कर देना। ये कब होता है? पहले ICI में क्वेश्चंस होते थे, अब नहीं है। आपने एक क्वेश्चन में 2 कंपनियां खरीदी है, एक कंपनी में गुडविल आ रही है, एक में कैपिटल रिजर्व आ रही है, तो दोनों को नेट करके दिखा सकते हो। अलग दिखाया तो AS तो बोलता है नेट करके दिखाओ, इसलिए आप नेट करके नोट लिख देना कि ये गुडविल जो आ रही है ये नेट 500 है, एक्चुअल में गुडविल 2000 थी और कैपिटल रिजर्व दूसरी कंपनी में 1500 था, नेट है। हालांकि ICI ने कुछ क्वेश्चन में पहले पुराने जमाने में अलग अलग भी दिखाया, ठीक है। तो ये 2 एक्स्ट्रा बातें अगर आपको यहाँ पे भी नोट करनी है बोर्ड नोट्स में। सर एग्जाम से पहले क्या यूज करेंगे? बोर्ड नोट्स या ब्रह्मास्त्र, जिसमें आपका कंफर्ट हो। चलिए।
तो एक्सपेंसेस ऑन अमलगमेशन, देखो सीधी सी बात है, अगर ये परचेजिंग कंपनी ने बियर किया है तो आपको इसे क्या करना है, दिस विल बी एडेड टू गुडविल अगर गुडविल है तो, और रिड्यूस फ्रॉम कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। लेकिन अगर ये बोन बाय सेलिंग कंपनी तो ये सिंपली क्या करेगा, वो रिजर्व और सरप्लस और असेट्स किसके चेंज करेगा, सेलिंग कंपनी के, प्रायर टू डूइंग अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। तो पहले अपन वो कम कर देंगे क्योंकि उसने पे किया है, फिर अमलगमेशन की अकाउंटिंग कर। ये खर्चों के ऊपर है। इसके अलावा दूसरा है सेट ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। तो अगर ऐसा कोई गुडविल और कैपिटल रिजर्व राइज हो रहा है, दो अलग अलग अमलगमेशन एब्सॉर्प्शन जो भी है उसमें, then can be or should be netted off in balance sheet। नेट करके दिखा सकते हो एग्जाम में, जो भी आप करो उसका एक नोट दिखा देना। कि हमने नेट ऑफ किया है और क्यों किया है, क्यों किया है क्योंकि S14 कहता है इसलिए। बाकी अमोर्टाइजेशन गुडविल, तो अमोर्टाइजेशन ऑफ अमलगमेशन गुडविल होती है जिसमें आप लाइफ यूजुअली 5 साल मानोगे। यूजुअली 5 मतलब ज़्यादा भी मान सकते हो, कम भी, अगर आपके पास उसके कोई रीजन है, और उसमें अमोर्टाइज करते। देखिए आपकी ब्रह्मास भी कंप्लीट है, ऐसा नहीं है कि आपको बोर्ड नोट्स पढ़ना है तो बोर्ड नोट्स नहीं पढ़ सकते, वो भी कंप्लीट है, ब्रह्मास भी complete। ठीक है, बाकी रिजर्व बता दिया, कोई भी रिजर्व अपन लेते नहीं है ट्रांसफर कंपनी के एक्सेप्ट स्टैट्यूटरी रिजर्व। P&L जनरल रिजर्व ट्रांसफर कंपनी का सब कुछ नहीं आता है। स्टैट्यूटरी रिजर्व अपन ने डिस्कस कर लिया और उसकी ये एंट्री होती है। इसे हम डेबिट कर देते हैं रिजर्व से अमलगमेटेड बैलेंस शीट, इसे एज ए सेपरेट लाइन आइटम शो किया जाता है इस तरह से, स्टैट्यूटरी रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग और अमलगमेशन एडजस्टमेंट अलग अलग। यानी आप रिजर्व से नेट ऑफ नहीं करोगे, रिजर्व एंड सरप्लस में माइनस में इसका फिगर दिखा दो, तो जो नेट रिजर्व एंड सरप्लस होगा उससे अपने आप माइनस हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपन ने ये अभी तक सब डिस्कस किए हैं, बस एक बार रीड कर देता हूँ आपकी लिए। रेफरेंस रैंकिंग ध्यान रखना पीसी लेते समय, सारी एसेट लेना अनलेस कोई क्वेश्चन एक्सक्लूड करे, फिक्टिशियस मत लेना, मतलब जीरो पे लेंगे तो नहीं लेना। गुडविल डिस्कस किया अपन। लाइबिलिटी सेटलमेंट वैल्यू पे लेना इंक्लूडिंग कंटिजेंट लाइबिलिटी, ऑफ बैलेंस शीट लाइबिलिटी, अगर उसमें दिया है कि इतना अमाउंट देने की उम्मीद है। सिर्फ जो असेट्स और लाइबिलिटी आपने ली है उसी की वैल्यू लेना, बाकी नहीं। इंटर कंपनी रेट से पीसी या नेट एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, अमलगमेशन के बाद उसे ऑफसेट करें। डिबेंचर्स ट्रांसफरर कंपनी के अलग अलग तरह से आपको वैल्यू करना पड़ सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल याद रखना, लाइबिलिटी नहीं है तो भूल के भी उसे रिड्यूस मत कर देना। किससे? जो आपने नेट एसेट्स लिए उससे। इनफैक्ट वो पीसी डिस्चार्ज का पार्ट हो। बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है ये डिस्कस कर लिया। डिबेंचर के स्पेशल केसेस डिस्कस हो गए। तो आज अपना पूरा डिस्कशन कंप्लीट हो गया किसका, स्पेशल जितनी भी चीज़ें होती है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट अमलगमेशन। अब ये वाला भी लिखना चाहो तो लिख लो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफरर बोले तो सेलिंग कंपनी।
तो इट इज नॉट अ लाइबिलिटी, हेंस नॉट रिड्यूस्ड फ्रॉम, किससे रिड्यूस नहीं करोगे, नेट एसेट्स। ठीक है, इनफैक्ट दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू गेट द डिस्चार्ज फ्रॉम परचेज कंसिडरेशन। इनके पास अधिकार है कि ये पीसी से अपना हिस्सा इनफैक्ट पहले मांगे। तो आज कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, आज सिर्फ ये छोटे छोटे कंसेप्ट जो थे वो सारे हो गए। अब क्वेश्चंस पे अपन कल आएंगे, कल जर्नल एंट्रीज करेंगे और क्वेश्चंस पे। तो कल के डिस्कशन के बाद फाइनली अब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये सब जो हम पढ़ रहे हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। ये थोड़ा सा लेंदी डिस्कशन था, इस पर्टिकुलर रीजन से अभी आपको एकदम ग्रिप नहीं आ रही होगी, 2 सेशन और बाद आ जाएगी, है ना। बस ये प्रॉब्लम है इस चैप्टर में कि अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग वेराइटी के टाइप्स के होते हैं, तो हर क्वेश्चन में आपको अलग तरह से अप्रोच करना पड़ता है, ये प्रॉब्लम। फिर थोड़े क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक स्टैंडर्ड अप्रोच बता दूंगा कि मेजॉरिटी केसेस में ये काम आएगी। बाकी कल अब हमें क्या डिस्कस करना है, तो हमारा कल का डिस्कशन होगा जर्नल एंट्रीज और लेजर अकाउंट्स ऑफ, दोनों के पढ़ना पड़ेंगे अपने को, ट्रांसफरी कंपनी और ट्रांसफरर, दोनों की अकाउंटिंग कैसे होती है। फिर उसके बाद में बैलेंस शीट ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, क्योंकि ट्रांसफरर कंपनी तो खत्म हो जाएगी, वो कैसे बनती है, क्या होती है। इसी के साथ आपका डिस्कशन पूरा होता है आज का दोस्तों। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।